बीएससी तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के अंदर क्रिस्टल शेल सिद्धांत का प्रारंभिक ज्ञान, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एलिमेंट्री आइडिया मतलब बेसिक नॉलेज, प्रारंभिक नॉलेज। क्या है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? तो सर्वप्रथम सन 1929 में हेंसे बेंथे एक साइंटिस्ट है 1929 के अंदर तथा वैन वैल द्वारा इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। सीएफटी किसके द्वारा दी गई? हेंस ब्रेथ और वैन ब्लैक के द्वारा दी गई, जिन्होंने माना था कि कॉम्प्लेक्स बनने पर मेटल तथा लिगेंड के केंद्रीय सेंट्रल मेटल एटम के मध्य स्तर विद्युत आकर्षण बल होता है। मतलब एक मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होता है? स्तर विद्युत आकर्षण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। अर्थात इन्होंने संकुलों के बंधन की प्रकृति को आयनिक माना। मतलब इसने क्या कहा कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वह आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। NH3 या CO जैसे उदासीन लिगेंडों के लिए इन्होंने आयन द्विध्रुव आकर्षण की परिकल्पना की। इस सिद्धांत के आधार पर संकुलों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एवं चुंबकीय गुणों की व्याख्या सरलता से की जा सकती है। सन 1931 में गैरिक ने संक्रमण धातु संकुलों में मेटल लिगेंड बंध को आयनिक मानते हुए उसके संभवन ऊष्मा की गणना की तो पाया कि ये मान प्रायोगिक मानों के बहुत निकट हैं। सन 1952 में L.E. ऑर्गल ने इसे आगे बढ़ाया तो धीरे धीरे इस सिद्धांत ने संयुक्ता बंध सिद्धांत का स्थान ले लिया। तो मतलब इस तरीके से ये इसकी थ्योरी है कि मतलब सबसे पहले क्या हुआ 1929 में हेंसेल बेकेल ने क्या कार्य किया, इसके बाद में 1931 के अंदर क्या हुआ, 1952 में ऑर्गल ने इसको पूर्ण रूप से प्रतिपादित कर दिया। तो मतलब धीरे धीरे वीबीटी के स्थान पर सीएफटी का यूज किए जाने लग गया। क्रिस्टल शेल सिद्धांत की व्याख्या करने में डी कक्षों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो सीएफटी थ्योरी है वो किस पर डिपेंड है? डी कक्षकों पर ही डिपेंड है। अतः इस सिद्धांत का अध्ययन करने से पहले हम डी कक्षकों की शेप के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं कि डी कक्षकों की आकृति किस प्रकार की होती है, उसका किस प्रकार के डी ऑर्बिटल होते हैं, क्या उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। डी कक्षकों की आकृति, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। डी कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? सभी जानते हैं, तो बेसिक है 5 प्रकार के। पहला है डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इसमें से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये दो कक्षक अक्षों एक्स वाई जेड की ओर इंगित कर रहे होते हैं। इन्हें ईजी कक्षक कहते हैं। मतलब अपन यहाँ पर क्या चेंज नया आया है? ईजी। जिनको कहते हैं अपन डी एक्स स्क्वायर एवं डी जेड स्क्वायर को तो क्या कहेंगे? ईजी कक्षक। इसके विपरीत जो है डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इसको अपन क्या कहेंगे? T2G। ये 3 डी अक्षों को एक्स वाई जेड के मध्य में स्थित होते हैं, इन्हें T2G कहा जाता है। तो सभी के समझ में आ गया ईजी किसे कहेंगे और T2G किसे कहेंगे। ईजी किसे कहेंगे? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये दो कक्षक एक्स वाई जेड की ओर इंगित करते हैं और डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स जो कक्षकों के मध्य में एक्स वाई जेड एक्स के मध्य में स्थित होते हैं, इनको क्या कहते हैं? T2G। एक घन के अक्षों के संदर्भ में इन पांचों डी कक्षकों की आकृति को चित्र 1 द्वारा दर्शाया जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में इन पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा एकदम समान होती है, लेकिन जब ये संकुल बनाते हैं और विभिन्न संख्या में विभिन्न दिशा में जब लिगेंड इनके निकट आते हैं तो ईजी व T2G कक्षक दो प्रकार से विभाजित हो जाते हैं। सबसे पहले जब इनके अंदर अपन किसी तो इनकी सबकी एनर्जी समान थी। जब इसके अंदर लिगेंड इसके पास संपर्क में आते हैं, संकुल बनाते हैं और लिगेंडों के साथ ये जुड़ते हैं, जब निकट आते हैं तो इन दोनों ईजी कक्षक और T2G दो प्रकार से विभाजित हो जाते हैं। मतलब ये इनका विपाटन हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। ईजी कक्षक अक्षों को दिशा में अभिविन्यास। ईजी किस प्रकार से? ईजी कौन कौन से? डी एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और T2G किसमें? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड स्क्वायर।
क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अभिकृति, पास्टुलेट ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के क्या क्या पास्टुलेट हैं? पहला है ऋणावेशित आयन, एग्जाम्पल है साइनाइड आयन, अथवा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु, उदाहरणार्थ एग्जाम्पल में क्या है? अमोनिया। मतलब नेगेटिव आयन के लिए क्या एग्जाम्पल है? साइनाइड आयन। और न्यूट्रल लिगेंड के लिए क्या है? अमोनिया। लिगेंड होते हैं जिनका ऋणावेशित ध्रुव धातु आयन की तरफ होता है। इन लिगेंडों को बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज के रूप में मानते हैं। केंद्रीय धातु आयन व इन लिगेंडों के मध्य केवल स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। इन दोनों के कक्षकों के मध्य कोई अंतःक्रिया नहीं होती है, अर्थात मेटल व लिगेंड के मध्य बंध की प्रकृति आयनिक होती है। तीसरा है धातु परमाणु अथवा आयनों के पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा वाले, डीजेनरेटेड होते हैं। मतलब सबसे पहले जो डी कक्षक होते हैं सभी समान ऊर्जा के होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स बनाते ही जो ही लिगेंड इनके संपर्क में आते हैं इनकी ऊर्जा समान नहीं रह पाती है, विभिन्न ऊर्जा कक्षकों में स्प्लिट हो जाते हैं। इस विभाजन के फलस्वरूप कुछ डी कक्षक अपनी औसत ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा वाले हो जाते हैं, जबकि शेष कक्षक उच्च ऊर्जा वाले हो जाते हैं। मतलब इसके अंदर से कुछ डी कक्षक तो कम ऊर्जा के हो जाते हैं, कुछ अधिक उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं। इसके बाद इनमें इलेक्ट्रॉनों का हुंड नियम के अनुसार पुनर्वितरण हो जाता है। हुंड नियम के अनुसार, जो हुंड का जो नियम दिया था उसके अनुसार इनका इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। इस प्रक्रम में चूंकि काफी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, अतः कुछ मात्रा में ऊर्जा भी मुक्त होती है। इस मुक्त हुई ऊर्जा को ही क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं, जो कहते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। CFSE के मान से संकुलों की ज्यामिति, स्थायित्व आदि का निर्धारण किया जाता है। अब VBT और CFT के बारे में तुलना देखें तो VBT में क्या था, CFT में क्या था, उसके कंपैरेटिव एक बार स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।